So continuing with NPO, एक बार ब्रीफली डिस्कस करें। कल हमने NPO स्टार्ट किया था। NPO की फुल फॉर्म नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। So these organizations run for charity, for welfare of the members, but not for earning profit. Since profit earning is not their objective, they need not prepare the accounts. So what they prepare is, number one, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि फंड्स ठीक मॉनिटर हो रहे हैं, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू कैलकुलेट सरप्लस और डेफिसिट, ठीक है। इफ इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर दैट वुड बी सरप्लस, इफ एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम दैट वुड बी डेफिसिट। किया ना कल हमने सम में, ठीक है। ओके, सेकंड then we prepare ओपनिंग बैलेंस शीट। वहां से क्या निकलेगा? कैपिटल फंड। क्या निकलेगा? कैपिटल फंड, ठीक है। नंबर 3, कैपिटल फंड कैसे आता है? एसेट्स डाल देंगे, लायबिलिटीज डाल देंगे, दोनों का डिफरेंस। नंबर 3 वी प्रिपेयर क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम कौन सी होती हैं। डोनेशंस मिलती हैं क्लब्स को, ग्रांट्स मिलती हैं, सब्सक्रिप्शन मिलती हैं, ठीक है। दीज आर मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम, दीज आर मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवाइज होगा एंड देन वी विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टुडे। टेक आउट द क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42 रिवाइज करेंगे, ठीक है। फिर इस चैप्टर में कुछ थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं जो पहले इंडिविजुअली करेंगे, फिर उसको टॉपिक में इनकॉर्पोरेट करेंगे, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 42 करेंगे पहले। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ B40 क्लब, B40 क्लब फॉर द ईयर एंडिंग, क्या है ईयर एंडिंग? 31 मार्च 20, ठीक है। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20, अपना फॉर्मेट बनाएंगे सर। लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड। इनकम रुपीज, एक्सपेंडिचर रुपीज, इनकम रुपीज, एक्सपेंडिचर रुपीज। मैंने आपको कहा था रिसीट साइड से बनेगी इनकम साइड, तो पहले रिसीट साइड ऑब्जर्व करेंगे। कैश नहीं लेना, कैश हमारी एसेट है। 2 सब्सक्रिप्शंस, अब ये देखो उन्होंने ना सब्सक्रिप्शंस 2 सालों की दी हुई है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यहाँ पे हम हमेशा सिर्फ करंट ईयर की लेंगे। तो देखो हमें लास्ट ईयर की भी मिली, करंट ईयर है 1920, हमें लास्ट ईयर की भी मिली है और हमें इस साल की भी मिली है। हम सिर्फ इस साल की सब्सक्रिप्शंस लेंगे और सब्सक्रिप्शन में एक नीचे पॉइंट भी है, तो इसलिए वो भी कंसिडर करेंगे। मैंने अंदर लिख दिया, कोई भी एडजस्टमेंट करनी होती है तो अंदर लिखते हैं। ओके, आई रिपीट, 2 ईयर्स की सब्सक्रिप्शन दी हुई हैं, ओनली करंट ईयर विल बी टेकन, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, तो जहाँ जहाँ से पैसा आएगा सारा रिकॉर्ड होगा। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, उसमें जो हमारी रिलेटेड इनकम है वही लेनी है। नेक्स्ट इज बाय डोनेशंस, इनकम, बाय एंट्रेंस फीस, इनकम। ये एक बार देख लेते हैं, इस क्वेश्चन से फाइनल कॉल ली जाएगी, उन्होंने एंट्रेंस फीस लायबिलिटी माना हुआ है हमेशा या इनकम, देख लेते हैं।
टू सैलरी, सैलरी में भी पॉइंट है, इसको भी अंदर लिख लो, जिसमें पॉइंट्स होते हैं उसको अंदर लिखते हैं जैसे फाइनल अकाउंट्स में लिखते थे। लीव सम स्पेस, टू ऑफिस एक्सपेंसेस कितने हैं 35,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं लेना अर्नव, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारी एसेट है, एसेट्स नहीं लेते। टू टेलीफोन चार्जेस, कितने हैं टेलीफोन चार्जेस 24,000। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 32,000। टू ट्रैवलिंग चार्जेस, कितने ट्रैवलिंग चार्जेस 65,000। ठीक है, क्लोजिंग कैश नहीं लेना, क्लोजिंग कैश नहीं लेना, बिकॉज कैश इज माई एसेट, इट विल नेवर बी टेकन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, लेट मी गेट द कैलकुलेटर, meanwhile you people calculate। चलो जी आगे करेंगे। अच्छा, कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं, पहले एडजस्टमेंट्स कर लें। नीचे पढ़ो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, जैसे आउटस्टैंडिंग चीज़ें ऐड होती है ना, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड कर दो 55,000। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी में ऐड कर दो, कितनी है 40,000। डेप्रीशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, मैंने कहा था ना एसेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेते बट डेप्रीसिएशन लेते हैं। टू डेप्रीसिएशन 25%, कितने का था स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 3,40,000 का 25%, 85,000। बस आंसर निकालेंगे, पहले इंटरनल को एक्सटर्नल में लिख दिया करो 4,05,000। ठीक है, अब आंसर निकालें। $4,41,000 और उधर है 5,35,000। टोटल तो इक्वली लिखेंगे, अभी मैं समझाने के लिए कर रही हूँ। सो डिफरेंस कम्स ऑन डेबिट साइड टू सरप्लस। If income is greater than expenditure, answer is known as surplus and the sum is over. So this is how we have to prepare income and expenditure account. ठीक है, चलो let's begin with today's concept. फंड, 2-3 कॉन्सेप्ट्स करके फिर बड़े वाले सम्स और शुरू करेंगे। ठीक है, चलो राइट डाउन द कॉन्सेप्ट। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, अब ना जो एनपीओज होते हैं ना उसमें ना बहुत टाइप के फंड्स आते हैं। जैसे सपोजिंग ये स्पोर्ट्स क्लब है, वो टाइम एंड अगेन कोई ना कोई फंड बनाता रहेगा, कभी मैचेस के लिए फंड बना देगा, कभी टूर्नामेंट्स के लिए फंड बना देगा। ठीक है ना, अब क्रिकेट का टूर्नामेंट है, क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए फंड बना देगा। ठीक है, सो दीज ऑर्गेनाइजेशंस कीप ऑन मेकिंग फंड्स, बट अगेन फंड बनाना मीन्स पैसे सेट असाइड करना फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। सो आई कैन से ऑल फंड्स आर लायबिलिटीज, all funds are liabilities.
दिस वी डिड इन +1 ऑल्सो। जब मैंने ट्रायल बैलेंस करी थी मैंने कहा था जहाँ पे भी वर्ड फंड है उसको क्रेडिट में लिखो, बिकॉज ऑल फंड्स, ऑल प्रोविजंस, ऑल रिजर्व्स आर लायबिलिटीज। ये चीज़ लाइफ में याद रखना। राइट डाउन ऑल फंड्स आर लायबिलिटीज। अब अगर एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, ये तो क्लियर है कि अगर फंड वर्ड आ गया उसको हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेना। Therefore, these will be shown. Therefore, these will be shown on liability side of balance sheet. कहाँ पे शो होगा? Liability side of balance sheet. ठीक है। अब प्रॉब्लम है, मैंने कहा इस चैप्टर में हम 3 अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो फंड कौन सी बैलेंस शीट में आएगा? क्लोजिंग। शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ, तो लिख दें क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट। आगे फर्दर, अब फंड बनाया उसमें से खर्चा भी होगा, उसमें कुछ इनकम भी होंगे। एनी एक्सपेंडिचर or income relating to the fund would be adjusted in the fund itself. वो फंड में ही एडजस्ट होगा। एग्जाम्पल से बताते हैं। एग्जाम्पल, टूर्नामेंट फंड, क्लब ने टूर्नामेंट फंड बनाया हुआ है 5 लाख। अब इस साल 4 टूर्नामेंट्स हुए, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस उस पर कितने हो गए? 2 लाख। अच्छा, उस टूर्नामेंट में कुछ हमने फीस वगैरह भी रखी थी, तो इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट कितनी आई? 1,50,000। नाउ दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू। हाउ विल यू शो इन अकाउंट्स ऑफ एनपीओ? हाउ विल यू शो इन अकाउंट्स ऑफ एनपीओ? देखिए, चलो मैंने कहा फंड है तो फंड हमारी क्या है? लायबिलिटी। तो कहाँ शो होगा? लायबिलिटी से। ठीक है, तो आप बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग लास्ट ईयर की होती है, इस साल के डाटा के लिए जो बैलेंस शीट बनती है उसको क्लोजिंग कहते हैं। सो दैट वुड बी लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, टूर्नामेंट फंड 5 लाख माइनस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 2 लाख प्लस इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट 1,50,000। 6,50,000 minus 2 lakh, 4,50,000। टूर्नामेंट फंड लायबिलिटी साइड, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस उसी में से माइनस कर दिए, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट उसी में ही ऐड कर दिया। ठीक है, यस और नो? आउटर कॉलम में टूर्नामेंट फंड शो कर दो। हाउ मच? 4,50,000। एक और करें, एक और करते हैं। चलो, मैच फंड 1 लाख। अच्छा, एक और चीज़ दे दी, 10%। कई बार ना हम ये फंड्स को इन्वेस्ट भी करते हैं। मैच फंड इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख। मैच एक्सपेंसेस 30,000। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट्स 10,000। करें स्टार्ट। चलो, मैंने क्या कहा? सारे फंड्स कौन सी बैलेंस शीट में आएंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट। और फंड हमेशा लायबिलिटी होती है, कौन सी साइड पे आएगी? लायबिलिटी साइड। ध्यान से देखते जाना। मैच फंड 1 लाख। रिमेंबर, मैच फंड इन्वेस्टमेंट तो मेरी क्या आएंगी? एसेट 1 लाख।
इन्वेस्टमेंट्स क्या आएंगी 10% के दिस इन्वेस्टमेंट कैरीज इंटरेस्ट एट 10%। ओके, अब मैच एक्सपेंसेस फंड में से ही क्या कर देंगे माइनस, और इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट्स एट इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट्स एट 10,000। मैम इंटरेस्ट यहाँ नहीं ऐड करना चाहिए, नो, मैच फंड को इन्वेस्ट किया बिकॉज ऑफ विच इनकम हुई, इनकम शुड बी एडेड टू द फंड इटसेल्फ। सो 70 प्लस 10 80,000, 70 प्लस 10 80,000। आई वुड रिपीट अगेन, मैंने कहा ऑल फंड्स आर लायबिलिटीज, दीज विल बी शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट। एनी एक्सपेंडिचर और इनकम रिलेटिंग टू द फंड विल बी एडजस्टेड इन द फंड इटसेल्फ, एक्सपेंसेस माइनस इनकम्स प्लस, ठीक है। सो सारे फंड्स बैलेंस शीट्स में शो होंगे, ठीक है। ओके, चलो अब इसमें वेरिएशंस करते हैं कुछ वेरिएशंस। नंबर 1, treatment of outstanding incomes in fund based accounting, treatment of outstanding incomes in fund based accounting। कहाँ कहाँ जाती है आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम मिलनी है विल बी एडेड टू फंड, फंड में ऐड कर देंगे, और क्योंकि वो इनकम मिलनी है शोन ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, एनीथिंग टू बी रिसीव्ड विल बी शोन ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। हाउ, लेट्स सी, हाउ, लेट्स सी। चलो करें स्टार्ट। स्पोर्ट्स फंड क्वेश्चन, स्पोर्ट्स फंड 2 लाख, 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स 2 लाख, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 70,000, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स 15,000, ठीक है। चलो कहते हैं हाउ विल यू शो द फॉलोइंग, हाउ विल यू शो द फॉलोइंग इन फंड बेस्ड अकाउंटिंग, इसको कैसे शो करोगे, हाउ विल यू शो द फॉलोइंग इन फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है। करें स्टार्ट। चलो क्लोजिंग बैलेंस शीट, एसेट्स रुपीज, लायबिलिटीज रुपीज। चलो मैंने कहा ऑल फंड्स आर लायबिलिटीज, स्पोर्ट्स फंड इधर आ जाएगा, चेक करो कितने का स्पोर्ट्स फंड है 2 लाख, ठीक है। 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स, हाउ मच 2 lakh, 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स, हाउ मच 2 lakh। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस इसी में से क्या कर देंगे हम माइनस, ठीक है। अच्छा जी, और इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स क्या बताया, फंड में ही ऐड, बट बहुत ध्यान से देखो ईशानी कि इंटरेस्ट मेरा बनता कितना था, सी
2 लाख की इन्वेस्टमेंट्स पे 10% इंटरेस्ट 20,000 बनता था, मुझे मनरीत कितना इंटरेस्ट मिला हुआ है 15,000। 2 लाख पे 10% इंटरेस्ट बनता था 20,000, मुझे कितना मिला हुआ है 15,000। तो बाकी क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 5,000। 20,000 मिलना चाहिए ना, 2 लाख पे 10% इंटरेस्ट 20,000 मिलना चाहिए, बट एज ऑफ नाउ आई हैव 60। So how much would be outstanding interest? Like we even call it as accrued interest. Accrued interest or outstanding interest is the same. So I can even use the word accrued interest. So that because incomes के लिए हम accrued word use करते हैं, ठीक है? So add it in the fund and even show it on asset side of balance sheet. ठीक है? Write the figures in outer column for sure. 2 lakh minus 70,000 plus 15,000 plus 5,000. 1,50,000. बस मैम बैलेंस शीट तो टोटल होनी चाहिए। सी वी आर प्रिपेयरिंग एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एंड एक्सट्रैक्ट इज नेवर टोटल्ड। We are preparing an extract of balance sheet and extract is never totaled. Is it clear? Is it clear to all? चलो एक सम आपको देती हूँ। तो मैंने क्या लिखवाया, आउटस्टैंडिंग इनकम विल बी एडेड टू द फंड, सी एडेड टू द फंड, एक्रूड इंटरेस्ट एंड शोन ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट बनती है, एडजस्टमेंट दो जगह जाएगी। फाइन, आई एम राइटिंग द सम, यू विल सॉल्व इट योरसेल्फ, ठीक, एंड आई विल बी सेंडिंग यू द सॉल्यूशन इन द ग्रुप इटसेल्फ। प्राइस फंड 6 lakh, 10% price fund investments 6 lakh, prices paid 2 lakh, interest on price fund investments 48,000. Make the balance sheet. या मैं ऐसे करूँगी, कल डिस्कस कर लूँगी, अभी सॉल्व करके रखना एंड देन यू कैन चेक इन टुमारोज लेक्चर। फाइन, ठीक है, चलो राइट ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, मतलब इसी में सेकंड केस, ट्रीटमेंट ऑफ केस वेरिएशन में सेकंड केस, ट्रीटमेंट ऑफ pre-received interest in fund based accounting। इंटरेस्ट ज़्यादा मिल गया, ट्रीटमेंट ऑफ प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट इन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट ज़्यादा मिल गया, इस साल का तो नहीं है, डिडक्ट फ्रॉम फंड, फंड में से माइनस करो बिकॉज इट डज नॉट बिलोंग टू करंट ईयर। Accrual concept says only current year incomes and expenditures will be shown. And number 2, since it is received in advance, I have received tuition fees in advance, so it will be shown on liability side of balance sheet. And which balance sheet we are talking about? Closing balance sheet. Shall we start? Sure. Pre-received interest. Question. Tournament fund 4 lakh, 10% tournament fund investments 4 lakh, tournament expenses 1,60,000, interest on tournament fund investments 50,000. Shall we start? कहते हैं how will you show the following in books of NPO?
फंड्स हैं तो कौन सी बैलेंस शीट में आ जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट. टू मेक इट मोर अप्रोप्रिएट राइट डाउन द वर्ड एक्सट्रैक्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट. एसेट्स रुपीज, liabilities rupees. Shall we start? Assets rupees, liabilities rupees. चलो करें स्टार्ट. मैंने कहा टूर्नामेंट फंड इज माई लाइबिलिटी 4 लाख. 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स 4 लाख. टूर्नामेंट एक्सपेंसेस फंड में से माइनस 1,60,000. एंड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स इसी में ही ऐड. फंड का खर्चा फंड में से माइनस फंड की इनकम फंड में ऐड. बट प्रॉब्लम 4 लाख पे 10% इंटरेस्ट कितना बनता है 40,000. कितना बनता है 40,000. कितना मिला हुआ है 50. कितना मिला हुआ है 50,000. व्हाट टू डू नाउ. ज़्यादा मिल गया. प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट डजंट बिलोंग टू करंट ईयर. 10,000 एक्स्ट्रा मिला हुआ है. 40,000 बनता है. सी 10% 4 लाख का 40,000 बनता है. बट आई हैव रिसीव्ड 50. सो आई विल डिडक्ट 10,000 फ्रॉम हियर. ठीक है शाइन. एंड प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट विल बी शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट विल बी शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. कहाँ पे शो करेंगे बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड. ठीक है. यस और नो. चलो मैम ये तो हाँ हो गए 2 एडजस्टमेंट. मैम ये तो कैंसिल ही हो गया यहाँ माइनस करके फिर यहाँ शो करो. बट अगेन इट इज अ पोजिशनिंग ऑफ द आइटम वेयर इट इज टू बी प्लेस्ड एंड हाउ इट इज टू बी ट्रीटेड. फंड को नहीं बिलोंग करता. इट वॉज एन एडवांस इनकम सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फंड एंड शो इट ऑन लायबिलिटी साइड. शो इट ऑन लायबिलिटी साइड. ठीक है. So pre-received income deducted from fund and shown on liability side. Write down a sum. ये कल अगले लेक्चर में सम्स कंप्लीट होने चाहिए. 10 लाख और उसके अलावा बुक में से भी दूंगी. 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स 10 लाख. डाउट वाले क्वेश्चन में साथ साथ भेजते जाना ताकि अगले लेक्चर में मैं ले लूँ. फाइन. स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 6,80,000. इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स 1,30,000. ठीक है बेटा. नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ so we will be solving these questions and we will be discussing in tomorrow's lecture. Next, treatment of excess of expenditure over the fund in fund based accounting. You know what happens, हमने फंड बनाया होता है, कई बार खर्चा ज़्यादा हो जाता है फंड में. फंड बेस्ड अकाउंटिंग. फिर क्या करें. बिग नोट. इफ एक्सपेंडिचर ऑफ फंड exceeds the fund balance, very important, then the excess expenditure will be shown on debit side of इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो बाकी खर्चा कहाँ ले जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट.
रेस्ट ऑफ द खर्चा विल बी टेकन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि फंड एग्जॉस्ट हो गया, फंड एग्जॉस्ट हो गया तो बाकी खर्चा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल दें. हाउ? एग्जाम्पल, प्राइस फंड 2 लाख, 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट्स 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट्स. अपना इंटरेस्ट हिडन वाला भी चेक कर लिया करो, नहीं तो फिर एक्रूड प्री का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है. इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट्स 20,000, प्राइजेस पेड 3 लाख. प्राइजेस ज़्यादा के बांट दिए. करें स्टार्ट. लेट्स ऑल बिगिन. क्लोजिंग बैलेंस शीट. चलो, प्राइस फंड 2 लाख, 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट्स 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट्स 20,000, है ना. और इंटरेस्ट बनता भी इतना था. आउटस्टैंडिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, प्री रिसीव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं. प्राइजेस पेड खर्चा है, माइनस कर दो. कितना खर्चा है? 3 लाख लिखा हुआ. हाउ मच इज द एक्सपेंस? 3 लाख. बट फंड ही नहीं है मेरे पास. फंड कितना है? 2,20,000. क्या करें? क्या करें? यहाँ से इतना ही फंड लो. कितना? 2,20,000. उतना ही खर्चा लेंगे जितना फंड अवेलेबल है, सो दैट द फंड बैलेंस इज नलिफाइड. कितना एक्सेस एक्सपेंडिचर है? क्या? 80,000. 3 लाख का खर्चा था ना. 3 लाख में से फंड में से कितना यूज हो रहा है? 220. बाकी 80,000 का एक्सेस एक्सपेंडिचर कहाँ शो कर देंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. वेयर विल बी शो इट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो बनाए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. टू excess of expenditure over fund balance 80,000 एक्सपेंडिचर साइड. तो लाइन भी ऐसे लिखेंगे, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर फंड. वी राइट द वर्ड्स लाइक दिस ओनली. एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर फंड 80,000. ठीक है. एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर फंड 80,000. Any doubt? चलो, एक सम आपको भी दे रही हूँ. क्वेश्चन लिखो. मैच फंड 3 लाख, मैच एक्सपेंसेस 5 लाख, इनकम फ्रॉम मैचेस 50,000. मैच फंड 3 लाख, मैच एक्सपेंसेस 5 लाख, इनकम फ्रॉम मैचेस 50,000. ठीक है. चलो जी, नेक्स्ट. Exception, there is one fund whose expenses and incomes are not adjusted in the fund. एक एक्सेप्शन है जिसके एक्सपेंसेस और इनकम फंड में एडजस्ट नहीं होते. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द फंड? जनरल फंड. कौन सा फंड है वो? जनरल फंड. फंड है,
जनरल फंड इज शोन ऑन लायबिलिटी साइड. शो कहाँ होगा? लायबिलिटी साइड. बट जनरल एक्सपेंसेस and general incomes, general expenses and general incomes will not be adjusted in the fund. General expenses will be shown on debit side of income and expenditure account, and general incomes will be shown on credit side of income and expenditure account. क्योंकि बार बार हम बात करते हैं स्पेसिफिक स्पेसिफिक स्पेसिफिक, स्पेसिफिक चीज हमारी क्या बन जाती है? लायबिलिटी, बिकॉज इट इज टू बी यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. सो इफ वी हैव एनीथिंग ऑफ जनरल, दैट वुड बी जनरल इनकम. हाउ? दैट वोंट बी एडजस्टेड इन द फंड, बट द फंड विल बी शोन ऑन लायबिलिटी साइड. फंड लायबिलिटी साइड पे आएगा. ठीक है. सो जस्ट सी, जनरल फंड 2 lakh, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट्स 2 lakh, interest on general fund investments 30,000, general expenses 10,000. So this is an exception to fund based accounting. जिसमें फंड की इनकम फंड में एडजस्ट नहीं होगी, जस्ट बिकॉज इट इज जनरल. सो हाउ विल वी शो? ध्यान से देखना. So you will listen to this lecture twice, solve the same sums again, solve my homework given in the lecture plus book homework. So this would be the concluding part. एक बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक बनेगी क्लोजिंग बैलेंस शीट. क्लोजिंग बैलेंस शीट. जनरल फंड इन्वेस्टमेंट्स, बाय इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट्स टू जनरल एक्सपेंसेस. ठीक है. सो लेट्स ऑल बिगिन. देखो, जनरल फंड लायबिलिटी 2 lakh, क्लोजिंग बैलेंस शीट. जनरल फंड इन्वेस्टमेंट्स एसेट, क्लोजिंग बैलेंस शीट. इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट्स 30,000, जनरल एक्सपेंसेस 10,000. So expenses and incomes will be shown in income and expenditure account, and the fund will be shown, in the balance sheet. Okay. Now what you people have to do, फंड बेस्ड अकाउंटिंग के सारे क्वेश्चंस करोगे. सो बेसिकली जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, देर आर अराउंड 8 to 9 क्वेश्चंस इन माय लेक्चर इंक्लूडिंग द होमवर्क पार्ट. तो 9 क्वेश्चंस ये हैं प्लस होमवर्क. पेज 1.61 बुक, क्वेश्चन नंबर 7. और जिसने चैप्टर बहुत ध्यान से करना है, बहुत अच्छी तरह करना है, आई वुड सजेस्ट वो इलस्ट्रेशन भी साथ साथ करना. जिसने करना है उसने कर ही लेना है, जिसने नहीं करना वो नहीं करेगा. 7 to 14 क्वेश्चन, 7 to 14 फ्रॉम द बैक एक्सरसाइज. जो क्वेश्चंस नहीं निकलेंगे प्लीज़ मुझे भेज देना, मैसेज कर देना. आई बी टेकिंग अप दोज लेक्चर्स फर्स्ट. ठीक है. सो दिस वॉज इनफ फॉर द डे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. So we are going to start with our next topic. Yesterday we did comparative and common size balance sheets. ठीक है. And I told you कि respective illustrations उसकी कर लेना. Now today we are going to start with another topic, statement of P&L. The date is 9th June. Statement of P&L. ठीक है. Now
Statement of P&L is given in part 2 of Schedule 6 of Companies Act. पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 6 ऑफ कंपनीज एक्ट। जैसे +1 में सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में हम क्या बनाते थे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। इसमें हमने बनाना है कंपनी अकाउंट्स में स्टेटमेंट ऑफ P&L। सो पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। ठीक है। अब अनलाइक बैलेंस शीट जो कल मैंने कराई थी ना कि बेसिक फॉर्मेट लर्न कर लो, क्योंकि इसमें से आता है नेम द हेड्स एंड सब हेड्स, और उसके आगे सब आइटम्स आप क्या उसका नाम है, बट कंपैरेटिव कॉमन साइज में मैं क्या करा रही थी, एज इट इज चेप लो, है ना, बिकॉज इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर कंपैरेटिव शीट्स। बट इसमें क्या होगा, इसमें वी विल प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ P&L ourselves। तो हमने देखना है एक बिजनेस में सोर्सेज ऑफ इनकम क्या क्या होते हैं। सो लेट्स ऑल बिगिन इन, इट्स अगेन फिक्स्ड फॉर्मेट, यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। किसको कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस? RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। चलो नीचे मैं डिटेल पे लिख देती हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट सेल्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? नेट सेल्स। सो इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। नेट सेल्स कैसे होती है? कैश सेल्स भी आ जाएंगी बिजनेस में, क्रेडिट सेल्स भी आ जाएंगी, और सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? माइनस। सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ RFO इज गिवन, क्योंकि आगे चैप्टर्स में भी यूज होने ये पॉइंट्स, इफ RFO इज गिवन एंड सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो गिवन, RFO भी गिवन है और सेल्स रिटर्न भी गिवन है, इग्नोर सेल्स रिटर्न, क्योंकि RFO मीन्स नेट सेल्स, RFO मीन्स नेट सेल्स। ठीक है। सो फर्स्ट इनकम इज RFO। B, other incomes, other incomes, other incomes, सेल तो इनकम मेन बिजनेस में है ही है, और बिजनेस में अदर इनकम्स कहाँ कहाँ से होती हैं? अदर इनकम्स DRIP, डिविडेंड रिसीव्ड, ड्रिप से लर्न करो, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। So there are 4 main incomes, DRIP, DRIP। ठीक है। ओके, यहां से आ जाएगी टोटल इनकम, यू हैव टू लर्न इट। यहां से आ जाएगी टोटल इनकम, नेम इट एज C। यहां से आ जाएगी टोटल इनकम, नेम इट एज C। ठीक है। ओके, नेक्स्ट, आगे बढ़े। चलो डी पार्ट, यहां से शुरू हो जाएंगे एक्सपेंसेस। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, CONC।
इसका फॉर्मूला हमने +1 में भी किया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नॉर्मली किस में होता है, ये फैक्ट्रीज वगैरह में जहाँ रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, ठीक है। अनदर इनकम इज अनदर एक्सपेंसेस। अच्छा, कई बार जो ट्रेडिंग बिजनेस है वो क्या यूज करते हैं, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सी, अगर तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वो तो वर्ड यूज करेगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अगर वो ट्रेडिंग कंसर्न है फिर वो वर्ड क्या यूज करेगा, परचेज प्लस चेंज इन स्टॉक। और अगर मैन्युफैक्चरिंग भी और ट्रेडिंग भी है, जैसे कहीं की फैक्ट्रीज भी और आउटलेट्स भी है, वो दोनों चीजें यूज करेगा, ठीक है। बस चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला याद कर लो, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट, और खर्चे बिजनेस में कैसे होते हैं, यही हेडिंग्स लर्न करनी है। एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, इसमें क्या आ जाते हैं, सैलरी, वेजेस, बोनस, सब कुछ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। और खर्चा बिजनेस में कैसे होते हैं, अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। देन वी हैव डेप्रीसिएशन। अदर एक्सपेंसेस में क्या आ जाता है, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डेप्रीसिएशन एंड amortization. Then we have फाइनेंस कॉस्ट। ये मैक्सिमम एक्सपेंसेस होते हैं और ये हेड्स हैं, इन्हीं के अंडर वो खर्चे आएंगे। अगर वो कहे वेयर आर सैलरीज शोन, सैलरीज विल बी शोन अंडर द हेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। हेड लिखोगे एक्सपेंसेस, सब हेड लिखोगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। वेयर इज डेप्रिसिएशन शोन, अंडर द हेड एक्सपेंसेस, सब हेड डेप्रिसिएशन एंड amortization. Where are interest on debentures shown? Under the head expenses, subhead finance cost. So these are subheads. यहां से आ जाएंगे टोटल एक्सपेंसेस। क्या आ जाएंगे, टोटल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जब हम इनकम, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर दें, सी माइनस आई, सी माइनस आई। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आया, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, टी आई माइनस टी ई। इसमें से माइनस कर देंगे टैक्स, क्वेश्चन में दिया होगा, तो आंसर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या आंसर आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लास्ट ईयर का भी निकालेंगे, करंट ईयर का भी निकालेंगे। नोट डाउन द फॉर्मेट, वी विल स्टार्ट विद द सम। Note down the format, we will start with the sum. करो जी वो, I'm coming. Format. So let's revise again. फिर सम करते हैं शुरू। ओके, सबसे पहले मेन इनकम RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, देन वी हैव अदर इनकम्स, सो दैट वुड बी टोटल इनकम। बेटा आप याद करा दूं, सतपाल वाले, ये हम सेक्शन सी का एक क्वेश्चन कर रहे हैं तैयार, ठीक है। सेक्शन सी में एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से AH आना ही आना है। ओके, देन टोटल इनकम। एक्सपेंसेस में सबसे पहले आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, और खर्चा क्या है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, देन अदर एक्सपेंसेस, देन डेप्रिसिएशन एंड amortization, ये भी खर्चा है। फाइनेंस कॉस्ट, यू हैव टू लर्न द लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस। यहां से आएंगे टोटल एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आएगा, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, माइनस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
ठीक है, RFO कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब मैंने क्या लिखवाया, इफ RFO इज गिवन सेल्स रिटर्न वुड नॉट बी सब्ट्रैक्टेड। ओके, अदर इनकम में आएगा ड्रिप, DRIP, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, so you have to learn this format thoroughly, and now we would start with comparative statement of P&L. क्वेश्चन से ही समझाऊंगी, कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब अनलाइक बैलेंस शीट जिसमें मैंने आपको क्या कहा था, लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज चेप लो, इसमें ऐसा नहीं कर सकते। सतपाल 4 क्वेश्चन ग्रुप में भेजूंगी जो मैंने अपने लेक्चर में सॉल्व किए, बाकी आप अपनी बुक में से करेंगे। ठीक है, चलो पेज नंबर CBSE के अकॉर्डिंगली पेज 3.15 इलस्ट्रेशन 8 कहते हैं प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो ऊपर बड़ा सा लिखो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, पर्टिकुलर्स मैंने आपको क्या बताया था, जो CBSE है वो प्रीवियस ईयर पहले लिखेंगे और करंट ईयर बाद में, और जो ICSE है वो करंट ईयर पहले लिखेंगे प्रीवियस ईयर बाद में। एब्सोल्यूट चेंज मैं CBSE के अकॉर्डिंगली कर रही हूँ, ICSE बस बुक की इलस्ट्रेशन रेफर कर लेना कि करंट ईयर पहले और प्रीवियस ईयर बाद में, बट बाकी दो कॉलम सेम है। एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, मतलब ICSE के लिए इजी है क्योंकि करंट ईयर पहले है ना। एंड परसेंटेज चेंज क्या होता है, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। ठीक है, लेट्स बिगिन। इलस्ट्रेशन 8 हमें RFO दिया हुआ, जो दिया हुआ लिखते जाएंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्रीवियस ईयर है 31 मार्च 19, करंट ईयर है 31 मार्च 20। ठीक है, चलो RFO है 3,20,000 और इस साल का कितना है 5 लाख, लिख दिया। चलो अदर इनकम नहीं है। ठीक है, फिर आप नंबर ऐसे सीरियल चेंज कर सकते हो। आप एक्सपेंसेस पे आ जाओ। एक्सपेंसेस में हमें क्या दिया हुआ है, परचेज ऑफ स्टॉक। कितना दिया हुआ है परचेज ऑफ स्टॉक, 4,50,000, सॉरी 2,50,000 प्रीवियस ईयर पहले, एंड 4,50,000। ठीक है जी, और हमें क्या दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक, वैल्यू ही दी हुई है। चेंज इन स्टॉक कितना दिया हुआ है, 50,000 एंड 50,000। ठीक है जी, फिर हमें क्या दिया हुआ है, अदर एक्सपेंसेस। ध्यान से देखना, अदर एक्सपेंसेस के ब्रैकेट में दिया परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। प्रॉब्लम ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ से आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी भी मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखवाया, नीचे लिखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो +1 में किया था। थोड़ा इसको और रिफाइन करें, कैन आई पुट इट लाइक दिस, परचेजेस प्लस चेंज इन स्टॉक। यस, क्योंकि चेंज इन स्टॉक भी क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो इट कैन बी ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हर साल का निकाल लो पहले COGS, तभी अदर एक्सपेंसेस निकलेंगे। COGS फॉर 19 एंड 20 कितना आया, 2,50,000 प्लस 50 3 लाख, और इसका कितना आया 4,50,000 प्लस 50 5 लाख। अब इसका 10% इज अदर एक्सपेंसेस, 3 लाख का 10% 30,000, और उसका कितना होगा, और उसका कितना होगा 5 लाख का 8% 40,000, है ना। यही कहा ना उन्होंने, एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस कैसे कहे हैं,
3 लाख का 10%, 5 लाख का 8%। पढ़ो अदर एक्सपेंसेस परसेंटेज ऑफ COGS। फाइन। यहाँ से आ जाएंगे टोटल एक्सपेंसेस। क्या आ जाएंगे? टोटल एक्सपेंसेस। खर्चे को टोटल करना है, माने खर्चे को। दिस वाज इनकम, इनको ऐड करो। 250 प्लस 50 3 लाख, 3,30,000। 450 प्लस 50 5 लाख, 5,40,000। Now I will calculate profit before tax. A, B, C, D, E. So that would be A minus E. Profit before tax. ये क्या हुआ? 320 माइनस 330 लॉस आ गया, लेट इट बी। और 5 लाख माइनस 540 ये भी लॉस आ गया, लेट इट बी। मैम उन्होंने तो टैक्स रेट भी दिया हुआ है। बिग नोट अगेन, if there is loss no tax would be charged. If there is loss no tax would be charged. लॉसेस में टैक्सेस चार्ज नहीं करेंगे। यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे, इतना ही बनेगा। RFO एक्सपेंसेस में क्या आया? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड चेंज इन स्टॉक। देन वी हैव अदर एक्सपेंसेस, देन वी हैव टोटल एक्सपेंसेस। प्रॉफिट बिफोर टैक्स वुड बी इनकम माइनस एक्सपेंसेस। इनकम में सिर्फ RFO है, RFO माइनस टोटल एक्सपेंसेस। Solve it again. Solve it again and yourself. Now let's begin with absolute change. क्या फॉर्मूला लिखवाया? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। 5 लाख माइनस 320, 1 लाख 80। 450 माइनस 250, 2 लाख। 50 माइनस 50, 0। 40 माइनस 30, 10,000। 540 माइनस 330, 2,10,000। माइनस 40 मैंने क्या कहा? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। माइनस 40 माइनस माइनस 10, माइनस 40 प्लस 10 वुड बी माइनस 30। ठीक है बेटा। अब निकालते हैं परसेंटेज चेंज। क्या निकालेंगे? परसेंटेज चेंज। क्या फॉर्मूला होगा? एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। सो दैट वुड बी 1 लाख 80 डिवाइडेड बाय 3 लाख 20 इनटू 100। 56.25%. नेक्स्ट वुड बी 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख 50 इनटू 100। That would be 80%. ठीक है। Next 0, because 0 divided by anything would be 0. 10,000 divided by 30,000 into 100, 33.33%. Next would be 2 lakh 10 डिवाइडेड बाय 3 लाख 30 इंटू 100। कल वाली जूम क्लास में मैं एक एक टाइप का सम खुद अपने सामने कराऊंगी, ठीक है। सो टुमारो विल बी हैविंग अ जूम क्लास फॉर DAV एंड सतपॉल एंड लास्ट वुड बी, ताकि ये चैप्टर हम अच्छी तरह क्लास में भी कर पाए, -30 अपॉन -10 इंटू 100। इफ -30 अपॉन -10 हो गया तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, 300%। -30,000 अपॉन -10,000 आंसर वुड बी 300%। आंसर वुड बी 300%। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट, नोट इट डाउन। ये थी कंपैरेटिव,
मतलब आपने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल वाला फॉर्मेट लर्न करना है, कंपैरिजन तो वैसे ही करना है जैसे कल बैलेंस शीट में किया था, है ना। अब हम करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, लास्ट स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, लास्ट स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। बननी वैसे ही है, पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर, आईसीएसई के लिए करंट ईयर, पहले करंट ईयर। इस बार क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, प्रीवियस ईयर। जैसे उसमें कॉमन साइज में टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज 100 लेते थे। 2 बार सुन लेना बेटा लेक्चर, 3 बार सुन लेना, 4 बार सुन लेना, लेक्चर आपके पास ही है। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, इसमें हम क्या करेंगे, लेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बी 100। किसको 100 मानना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को 100 मानना है। Let's begin with the sum. Common size statement of P&L, illustration 14. Illustration 14 format बना लो please. Illustration 14. जो इलास्ट्रेशन मैंने इस अपने लेक्चर में कवर की हैं, सतपाल आई एम सेंडिंग इन योर ग्रुप्स, ठीक है। चलो इलास्ट्रेशन 14 निकालिए, लेट्स बिगिन। चलो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ईयर लिख लो 2019 इधर, 2020 इधर, 7,50,000, 10 लाख, ठीक है। आगे अदर इनकम, अदर इनकम में वी हैव 75,000, 1 लाख। इनको जब हम टोटल कर लेंगे तो टोटल इनकम आ जाएगी, टोटल इनकम 8,25,000। नहीं, जब ये बनाना है तो उसको नहीं कंसीडर करना, फाइन, एंड 11 लाख। अब एक्सपेंसेस शुरू करेंगे। परचेज ऑफ स्टॉक, परचेज ऑफ स्टॉक कितना है, 6 लाख एंड 7,50,000। आगे चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक 10,000 एंड माइनस 50,000, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस 7,500 एंड 10,000। चलो आगे, बस इतना ही था। यहाँ से आ जाएंगे टोटल एक्सपेंसेस, यहाँ से आ जाएंगे टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, ये इनकम है, इनकम पे पहले लाइन ड्रॉ कर दिया करो, नहीं तो ना इनकम में ही एक्सपेंसेस ऐड करना शुरू कर दोगे। तो टोटल एक्सपेंसेस है 61,7500 और उधर कितना है 7,10,000।
ठीक है, नाउ वी विल कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो कैसे होएगा? टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, है ना। वो अपने हिसाब से नेम कर लो ABC। अगर आपने विद इन उसमें नेम भी नहीं करना, आप ऐसे भी कर सकते हो, A इसको और B इसको, दैट वुड बी A माइनस B, इट्स ओके। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 207500। ठीक है, चलो ये कितना है? 3,90,000। ठीक है, चलो उसके बाद क्या करें? माइनस टैक्स। टैक्स का रेट कितना है? 50%। टैक्स का रेट कितना है? 50%। 8,25,000 माइनस 207500, आंसर आया 103। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे 50% लगा दिया, 103,750 एंड 3,90,000 पे टैक्स इज चार्ज 50% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और ये कितना है? 1,95,000। ठीक है, जब मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करूंगी तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50% एंड नेचुरली इट विल बी द सेम। ठीक है, ठीक है। सो वेरी सिंपल, टू इनकम्स RFO एंड अदर इनकम्स एंड एक्सपेंसेस में जो लिस्ट है वो पूरी लिस्ट लर्न कर लो। इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है ना, उसमें से टैक्स माइनस करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलो लेट्स बिगिन। मैंने कहा अब कॉमन साइज में हम RFO को 100 ले लेंगे। किसको 100 ले लेंगे? RFO। वी विल कैलकुलेट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ RFO। सेल्स को 100 लेके सब कुछ उसकी टर्म्स में, 75,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 100, 8,25,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 100, 6 lakh divided by 7,50,000 into 100, 10,000 divided by 7,50,000 into 100, 7,500 divided by 7,50,000 into 100। ठीक है, 617500 divided by 7,50,000 into 100, 207500 डिवाइडेड बाय, बेस किसको लिया? सेल्स को। बेस किसको लिया? सेल्स को, डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 100, 103,750 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 100। सिमिलरली वी विल कैलकुलेट फॉर करंट ईयर। ऐसे ही हम किसका निकालेंगे? करंट ईयर का। किसको 100 लेने? इसको। अगर मैं आपको कुछ ऐसा लर्न कराऊं कि वी आर मेकिंग उल्टा एल, सी this upon this into 100, 75,000 divided by 7,50,000 into 100, this upon this into 100, 8,25,000 divided by 7,50,000 into 100, 6 lakh upon ulta L, 7,50,000 into 100, 10,000 upon 7,50,000 into 100, 7,500 upon 7,50,000 into 100, 617500 upon 7,50,000 into 100 and so on। यहाँ पे भी उल्टा L ही बनाना है। कैसे? 1 lakh upon 10 lakh into 100, 11 lakh upon 10 lakh into 100, 7,50,000 upon 10 lakh into 100। बस कॉमन साइज में क्या है? वी आर नॉट गोइंग टू कंपेयर द ईयर्स। upon 10 lakh into 100, 10,000 upon 10 lakh into 100, है ना, and so on। उल्टा L, टेकिंग सेल्स एज द बेस, जिसको बेस लेना उसको डिनोमिनेटर में रखना है। 7,10,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100,
3 lakh. Is it clear, Varun? 3,90,000 upon 10 lakh into 100. 1,95,000 upon 10 lakh into 100. परसेंटेजेस में आंसर निकालना है. कैलकुलेटर्स आईसीएसई वालों को अलाउड है, सीबीएसई वालों को अलाउड नहीं है. सो दे विल बी डूइंग द कैलकुलेशंस देमसेल्फ. तो मेजर चैलेंज फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स इस केस में कैलकुलेशंस औखी है इस चैप्टर की, बट कॉन्सेप्ट इजी. कैलकुलेशंस औखी हैं बट कॉन्सेप्ट इजी है. सो यू हैव टू थॉरली डू द कॉन्सेप्ट. You have to thoroughly do the concept. You have to thoroughly do the concept. Is it clear? So we have 4 statements in total. First is comparative balance sheet. Second is common size balance sheet. Comparative income statement. कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट. कंपेरेटिव बैलेंस शीट में कंपेयर, तो इसमें कंपेयर वर्ड आ जाएगा, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज. कॉमन साइज में टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज 100. कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में कंपेयर 2 years. और कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट में कंपेयर यानी एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज. कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में टेक सेल्स एज 100 यानी आरएफओ को क्या मानना है 100. नो कंपैरिजंस. एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज व्हाट हैपेंस. उन्होंने कंपैरेटिव मांगी होती है, आप कॉमन साइज बनाए होते हो. कॉमन साइज मांगी होती है, आप कंपैरेटिव बनाए होते हो, एंड यू गेट 0 out of 10 और 0 out of 4. आईसीएसई में सेम क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, सीबीएसई में सेम क्वेश्चन 4 मार्क्स का है. आईसीएसई में सेम क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, सीबीएसई में सेम क्वेश्चन 4 मार्क्स का है. इज इट क्लियर? सो कंप्लीट योर सम्स. सारी इलस्ट्रेशंस आज का होमवर्क है. ऑल इलस्ट्रेशंस ऑफ कंपैरेटिव एंड ऑफ कॉमन साइज. कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी&एल. स्टेटमेंट ऑफ पी&एल आज सारी इलस्ट्रेशंस खत्म कर दो. टुमारो इवनिंग तक आपके ये 2 लेक्चर्स बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाने चाहिए. एंड वी विल बी मीटिंग इन इवनिंग फॉर अ रिवीजन क्लास ऑफ दिस टॉपिक, DAV and subport. Is it clear? So this was enough for the day. Thank you. Have a nice day.